हेलो एवरीवन। आयुर्द्रुमा एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम गोविंद परीख सर की जो नोट्स के लेक्चर ले रहे थे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज से हमारा जो लेक्चर है वो 11 नंबर की पेज से स्टार्ट होगा। तो आप सब अपने अपने जो पास पीडीएफ हो या बुक हो उसको ओपन कर ले ये लेक्चर सुनते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओष्ठ रोग से। तो आचार्य सुश्रुत ने 8 बताए हैं ओष्ठ रोग, भागवत जी ने 11 बताए। उन्होंने सुश्रुत जी के अलावा 3 और बताए हैं, वो कौन कौन से? तो खंडोष्ठ, ओष्ठार्बुद और जलार्बुद। खंडोष्ठ को मॉडर्न में देखने जाए तो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के साथ कंपेरिजन कर सकते हो। उसमें दोष प्राधान्य भी यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। खंडोष्ठ वातज दोष से होता है, ओष्ठार्बुद सन्निपातज से होता है और जलार्बुद कफत दोष की वजह से होता है। तो ये नोट कर लेना। उसके सिवा यहाँ तुषार का संबंध किस ऋतु से है? तो वो हेमंत ऋतु से है, तो वो एक नोट कर लेना पॉइंट। उसके बाद गर्भिणी को यवागु देने का विधान किस मास में बताया है? तो आचार्य चरक ने 8वें मास में गर्भिणी को यवागु देने का विधान बताया है और सुश्रुत जी ने 6वें मास में और 9वें मास, इन दोनों में गर्भिणी को यवागु देने का विधान दिया है। तो पहले से पहले 6 ऑप्शन अगर दिया है तो उसको टिक करना है और 9th दिया है तो 9th को भी आप टिक कर सकते हो। तो इन दोनों मास में आचार्य सुश्रुत ने गर्भिणी को यवागु देने का विधान किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार करके रखना। उसके बाद बस्ती का बारे में आया है कि आचार्य सुश्रुत ने गर्भिणी में कब बस्ती देने का विधान किया है? तो अष्टम मास में आस्थापन और अनुवासन बस्ती का देने का विधान किया है आचार्य सुश्रुत ने। तो गर्भिणी में 8वें मास में आस्थापन और अनुवासन बस्ती दे सकते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार। और जो आस्थापन बस्ती होती है वो बदरोक्त कषाय से दे सकते हैं, जो बदर आता है उसके कषाय से। और अनुवासन बस्ती यष्टि मधु घृत से देनी है। उसी तरह आचार्य चरक ने 9 मास में अनुवासन बस्ती का विधान किया है, 9वें मास में। और आचार्य काश्यप ने 5म मास में आस्थापन और अनुवासन बस्ती का विधान किया है गर्भिणी में, यानी कि इस मास में बस्ती दे सकते हैं। उसके सिवा आचार्य काश्यप ने कुछ इंपॉर्टेंट बताया, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। आचार्य काश्यप ने दारुण कर्म करने का विधान षष्ठ यानी 6th मंथ में बोला है गर्भिणी में, और शस्त्र कर्म का विधान सप्तम यानी 7th मंथ तक आप शस्त्र कर्म कर सकते हो गर्भिणी में। तो ये नोट कर लेना। उसके बाद प्रसूतागार में स्त्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए परिचर्या हेतु? जो गर्भिणी होती है और जो प्रसूता होती है उसकी परिचर्या हेतु प्रसूतागार में कितनी स्त्रियां होनी चाहिए, यानी जो अटेंडर होती है, नर्सेस होती है, वो कितनी होनी चाहिए? तो आचार्य सुश्रुत ने 4 स्त्रियां बताई है और आचार्य चरक ने अनेक स्त्रियां बताई है, तो वो याद रखना। उसके बाद विष का डिस्क्रिप्शन किस संहिता में कहाँ पे दिया है? तो आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान का 23rd जो होता है उसमें विष का वर्णन किया है। सुश्रुत का जो पूरा कल्प स्थान है वो पूरा विष के बारे में है। भाव प्रकाश में चिकित्सा स्थान का 67 नंबर का जो अध्याय है, 67 नंबर का अध्याय, उसमें विष का वर्णन आता है। काश्यप ने सर्व विष प्रतिपादक अध्याय में विष का वर्णन किया है और आचार्य माधव ने 69 नंबर का जो अध्याय है उसमें विष के बारे में वर्णन किया है। उसके बाद उपविष की संख्या देखते हैं अलग अलग आचार्यों के अनुसार। तो यहाँ पे जो था वो गलत था, तो मैंने करेक्ट करके लिखा है, तो आप वो करेक्शन कर लेना। रसरत्न समुच्चय और भाव प्रकाश में उपविष की संख्या 7 बताई है। योग रत्नाकर, रस तरंगिणी और सारंग धर्म में विष की संख्या 11 बताई है। ये भी पुरानी जो एग्जाम होती थी स्टेट वाइज पीजी की, उसमें बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद स्वर भेद के प्रकार आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों ने ही 6 माने हैं, लेकिन उन्होंने एक डिफरेंट दिया है जो कॉमन है, वात पित्त श्लेष्म और सन्निपातिक यानी एक्स। और उसके सिवा रक्तज और मेदज आचार्य चरक ने बताया है और क्षयज और मेदज आचार्य सुश्रुत ने बताया है। तो देखो जनरली हम रक्त के बारे में सोचते हैं तो सर्जरी पे जाते हैं और सुश्रुत का याद रखते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। चरक ने क्षय रोग बताया है। चरक को हम मास्टर ऑफ मेडिसिन के जो मानते हैं काय चिकित्सक, तो वो क्षय रोग के बारे में बताते, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, आपको उल्टी ट्रिक बना के याद रखना पड़ेगा स्वर भेद के बारे में। उसके बाद अरोचक, अरुचि के टाइप बताए, भक्तोपघात भी उसको बोला जाता है अरोचक को। और आचार्य चरक ने अरुचि और भक्तोपघात नाम ना देके अनशन स्थान बताया है। तो अनशन स्थान कितने हैं? 5, यानी अरुचि के प्रकार 5 बताए हैं आचार्य चरक ने।
वो कौन कौन से? वातज, पित्तज, श्लेष्मिक, सान्निपातिक और मानसिक, यानी एक्स प्लस मानसिक, ऐसे याद रखना है। आचार्य सुश्रुत ने 4 और उसके सिवा मनोपघातज, मानसिक की जगह उन्होंने मनोपघातज अरुचि के प्रकार बताया है, तो वो याद रखना। और उसकी चिकित्सा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अरुचि की बताई है वमन, तो वो भी लिख लेना। उसके बाद हारित का यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो वो लिख लेना। ये गर्भ सुजीव होता है 5th मंथ में। आचार्य हारित ने ऐसा बताया है कि जो गर्भ होता है वो उसमें जीव कब आता है? तो 5th मंथ में। उसके बाद दोरध्यावस्था के बारे में देखते हैं। आचार्य चरक ने तृतीय मास में दोरध्यावस्था बताई है। आचार्य सुश्रुत ने चतुर्थ मास में दोरध्यावस्था बताई है। वाघभट जी ने 3 पक्ष से लेके 5 मास तक दोरध्यावस्था बताई है अष्टांग संग्रह में। उसके सिवा अष्टांग संग्रह में सारे स्थान में तृतीय मास ऐसा भी बताया है वाघभट जी ने। तो ये जो पूरी लाइन है वाघभट और अष्टांग संग्रह, वो अष्टांग संग्रह से रिलेटेड है। और अष्टांग हृदय में द्वितीय मास बताया है, तो इसको नोट कर लेना। देखो अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में 3 मत है। अष्टांग संग्रह के 2 मत है, 3 पक्ष से लेके 5 मास तक और तृतीय मास। और अष्टांग हृदय का मत है द्वितीय मास, तो इसको याद रखना। और काश्यप जी ने तृतीय मास में दोरध्यावस्था बताई है, हारित ने भी तृतीय मास में दोरध्यावस्था बताई है। तो इन सब को कंपाइल करके अच्छे से याद रखना ट्रैक बना के। द्वितीय से तृतीय और चतुर्थ और पंच इस तरह लाइन में रख के याद करोगे तो ये रह जाएगा। भाव प्रकाश जी ने भी चतुर्थ मास में दोरध्यावस्था बताई है। तो ये सब जो कंपाइलेशन है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो आप लिख लेना लेक्चर सुनते वक्त पॉज करके। उसके बाद गर्भनाल छेदन, अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग, तो ये जो है वो कितने अंगुल पे करना चाहिए वो यहाँ पे दिया है। उसके पहले यहाँ पे शस्त्र का नाम दिया है आचार्य सुश्रुत ने, अर्धधार नामक शस्त्र से गर्भनाल छेदन करना चाहिए। यूपीएससी की जो एमओ की एग्जाम थी 2020 में, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि गर्भनाल छेदन के लिए कौन सा शस्त्र बताया, उसका नाम क्या है? तो अर्धधार नामक शस्त्र आचार्य सुश्रुत ने बताया है। चरक और सुश्रुत ने 8 अंगुल पे गर्भनाल छेदन करने का बोला है। वाघभट जी ने 4 अंगुल पर गर्भनाल छेदन करने का बोला है। सारंगधर जी ने अभी 8 अंगुल का ही बताया है। वाघभट जी ने एक और बताया है कि उन्होंने जो शस्त्र का नाम है वो तीक्ष्ण शस्त्र, उन्होंने तीक्ष्ण शस्त्र से गर्भनाल छेदन का करने को बोला है। तो ये अर्धधार और तीक्ष्ण शस्त्र अलग अलग आचार्यों के अनुसार नाम है। सुश्रुत ने अर्धधार बताया है, वाघभट जी ने तीक्ष्ण शस्त्र। उसके बाद अन्नप्राशन काल बताया है, वाघभट जी ने 6ष्ठम मास में, काश्यप जी ने 10th मास में। सुश्रुत जी ने भी 6ष्ठम मास में बताया। तो वाघभट जी और सुश्रुत जी ने अन्नप्राशन काल 6 मंथ में बताया, जबकि काश्यप जी ने 10th, और फल प्राशन है उसको 6 मंथ में बताया। अब काश्यप आपको पता है कि वो बाल रोग के बहुत ही विद्वान थे, तो इसलिए उन्होंने एक्यूरेट बताया कि जो फल प्राशन है वो 6 मंथ में करवाना है, और जो अन्नप्राशन है वो 10th मंथ में करवाना है, जब उसके दांत आ जाए उसके बाद। भाव प्रकाश ने 6 to 8 मास में अन्नप्राशन करने का विधान किया है, तो नोट कर लेना। उसके बाद कर्णवेधन काल, तो सुश्रुत ने 6-7 मास में शुक्ल पक्ष में कर्णवेधन का काल बताया है। वाघभट ने 6-7 और 8वें मास, जन्म के 6-7 और 8वें मास में शिशिर आगमन यानी शिशिर ऋतु के स्टार्ट होने पे कर्णवेधन करवाना चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नाभिनाल कर्तनजन्य व्याधि। तो आचार्य चरक ने 2 व्याधि बताई है, और अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह के जो वाघभट है उन्होंने 2 बताई है। वो 4 कौन सी है चरक की? उत्तुंडिका, पिंडिलिका, विनामिका और विजृंभिका। तो ये 4 नाम याद रखना। एक क्वेश्चन 3-4 बार पूछा गया हुआ है एग्जाम में कि नाभिनाल कर्तनजन्य व्याधि कितनी है, तो वो 4 है। और ऐसा भी क्वेश्चन बना है कि विनामिका निम्न में से क्या है? तो विनामिका के लक्षण 3 जगह विनामिका है वो नाभिनाल कर्तनजन्य व्याधि है। और ये जो विजृंभिका है उसका कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि ये नाभिनाल कर्तनजन्य व्याधि भी है, पच्यमान अवस्था में शोथ होता है, वहां भी विजृंभिका लक्षण मिलता है। और क्षीरा आलस्यक जो व्याधि आचार्य बताया है बाल रोग बच्चों में, उसमें भी ये विजृंभिका लक्षण देखने को मिलता है। तो ये 3 जगह मिलता है, तो वो यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद जो डलन है उन्होंने अम्बु शीर्ष नाम का व्याधि बताया है। नाभिनाल कर्तनजन्य व्यापद में अम्बु शीर्ष नाम का व्यापद बताया है, तो ये भी लिख लेना। दंतोद्भेद काल बताया है, आचार्य काश्यप ने दंत निकलने का समय बताया 4 से 8 मास, जन्म के बाद 4 से 8 मास के बाद बच्चों में दंतोत्पत्ति होती है।
वाग्भट ने 8 मास बताया है। वमन विरेचन के व्यापक आचार्य चरक ने 10 बताए हैं, सुश्रुत जी ने 15 बताए और वाग्भट जी ने 12 बताए। ये व्यापद है, लेकिन वमन के उपद्रव अगर देखने जाए तो वो 9 है। उपद्रव 9 है, व्यापद चरक ने 10 बताए है, सुश्रुत ने 15 और वाग्भट ने 12। अभी कई कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि विरेचन के व्यापद कितने हैं, तो अगर किसी स्टूडेंट ने 1-2 बार ही पढ़ा है तो उसको वमन ही याद रहेगा, ये विरेचन वर्ड उसके माइंड में से हट जाएगा। तो याद रखना है, अगर विरेचन के पूछे तो भी 15 है और वमन के पूछे तो भी 15 है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे बनता है कि आचार्य चरक ने वमन और विरेचन के व्यापक क्रम में कितने बताए हैं। तो वमन के 10, फिर 15, 10, 10, 10, 12, 10, 14 ऐसे ऑप्शन दिए होते, तो दोनों के ही 10-10 है, तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही होगा इसमें। तो याद रखना है, वमन के भी 10 है, विरेचन के भी 10 आचार्य चरक के अनुसार। उसी तरह सुश्रुत और वाग्भट के भी दोनों के वही है। उसके बाद बस्ती नेत्र का प्रमाण आयु के अनुसार बताया है। 6 वर्ष की आयु में 6 अंगुल होना चाहिए नेत्र की लंबाई, 12 वर्ष में 8 अंगुल और 20 वर्ष से लेके उसके बाद तक 12 अंगुल नेत्र की लंबाई होनी चाहिए बस्ती नेत्र। छिद्र का आकार 6 वर्ष की आयु तक में मूंग प्रमाण में होना चाहिए, यानी जो मूंग होता है उसके दाने बस्ती नेत्र में से निकल जाए उतना होना चाहिए उसका वो जो डायमीटर है वो। 12 वर्ष में सतीन यानी मटर के प्रमाण में होना चाहिए और 20 वर्ष में करकंथु के प्रमाण का छिद्र होना चाहिए। सुश्रुत जी ने 5 बताई है। उस सुश्रुत जी ने जो बस्ती नेत्र है वो किसके समान होना चाहिए, तो गृध्र नाड़ी के समान होना चाहिए बस्ती नेत्र। तो ये कॉमन बताया है कि बस्ती नेत्र आचार्य सुश्रुत ने गुध्र नाम का जो पक्षी होता है उसकी नाड़ी होती है उसके समान होना चाहिए, उसके जैसा होना चाहिए। 1 वर्ष की आयु में 6 अंगुल, 8 वर्ष में 8 अंगुल, 16 वर्ष में 10 अंगुल, 25 वर्ष की आयु में 12 अंगुल और 70 वर्ष से 16 से 70 वर्ष से लेके उसके बाद में फिर से 10 अंगुल करना है, यानी बढ़ा के फिर से कम करना है। उसकी जो मोटाई है वो 1 वर्ष के बच्चों में कनिष्ठिका यानी अपनी जो लिटिल फिंगर है उसके समान, 8 वर्ष में अपनी जो सेकंड फिंगर है अनामिका उसके समान, 16 वर्ष में मिडल फिंगर के जितना होना चाहिए उसकी मोटाई, और 25 वर्ष और 70 वर्ष के ऊपर वालों में अंगुष्ठोदर यानी अपना जो थंब है उसके जितना वो उसकी मोटाई होनी चाहिए। छिद्र का प्रमाण भी यहाँ भी बताया है। 1 वर्ष में मूंग तुल्य, 8 वर्ष में उड़द तुल्य बताया है। यहाँ पे 16 वर्ष में मटर तुल्य बताया है। देखो यहाँ पे 12 वर्ष में मटर तुल्य बताया था आचार्य चरक ने, लेकिन सुश्रुत ने 16 वर्ष में मटर तुल्य बताया है। 25 वर्ष में कोला अस्थि तुल्य या फिर उसके बाद 70 वर्ष के ऊपर में कोला अस्थि तुल्य बताया है। उसके सिवा आचार्य सुश्रुत की एक खासियत रही है कि उन्होंने पक्षियों की नाड़ी के अनुसार भी बस्ती नेत्र का वो बताया है। जैसे कि 1 वर्ष में कंक पक्षी की नाड़ी के समान, 8 वर्ष में शयन पक्षी की नाड़ी के समान, 16 वर्ष में बही यानी जो पिकॉक होता है मोर उसकी नाड़ी के समान, 25 वर्ष में गृध्र पक्षी की नाड़ी के समान और 70 वर्ष में भी गृध्र पक्षी की नाड़ी के समान बस्ती नेत्र होना चाहिए। उसके बाद मात्रा बताई आयु के अनुसार, 1 वर्ष में 2 प्रसृत, 8 वर्ष में 4 प्रसृत, 16 वर्ष में भी 8 प्रसृत, 25 वर्ष में 12 प्रसृत और 70 वर्ष में फिर से 8 प्रसृत। तो 2, 4, 8, 12 और 8। तो इसको आप 3 से 4 बार पढ़ोगे तब जाके आपको इसमें से याद रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखना। उड़द का पर्याय मास है, तो अगर कई जगह मास दिया हो तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद व्रण नेत्र हेतु लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो आचार्य सुश्रुत ने 8 अंगुल बताए और मूंग तुल्य उसका मुद्ग मुद्ग तुल्य उसका छिद्र होना चाहिए। चरक ने 10 अंगुल बताई है व्रण नेत्र हेतु लंबाई। उसके बाद वाग्भट ने 1 वर्ष से कम में 5 अंगुल, 1 से 6 वर्ष में 6 अंगुल, 7 वर्ष तक में 7 अंगुल, 12 वर्ष तक में 8 अंगुल, 16 वर्ष तक में 9 अंगुल और 20 वर्ष तक में 12 अंगुल का प्रमाण बस्ती नेत्र के लिए बताया है। उसके बाद अब दोष पे जाते हैं, तो बस्ती नेत्र के दोष आचार्य चरक ने 8 बताए हैं, बस्ती पुटक के दोष 8 बताए, बस्ती दाता के 10 दोष बताए और बस्ती के दोष 12 बताए। तो इस तरह 8, 8, 10 और 12 ये आचार्य चरक ने बताए। उसी तरह आचार्य सुश्रुत ने बस्ती नेत्र के 11 दोष बताए, बस्ती पुटक के 5 दोष बताए हैं, बस्ती दाता के 6 दोष बताए हैं। तो ये सुश्रुत का है। काश्यप ने बस्ती नेत्र के 6 दोष बताए हैं, बस्ती पुटक के 9 बताए हैं,
और बस्ती दाता के 10 बताए। तो इसको अच्छे से रट लेना। उसके बाद सुश्रुत के अनुसार कुल बस्ती दोष कितने हैं, तो कुल आचार्य सुश्रुत ने 76 बस्ती दोष माने हैं। तो देखो अब नेत्र दोष और बस्ती दोष, कुल बस्ती दोष 76 है और नेत्र दोष आचार्य सुश्रुत ने 11 माने हैं। तो हम उसको देखते हैं किस तरह इसको याद रखोगे आप। वेद्य निमित्त उपद्रव 44 माने हैं, आतुर निमित्त उपद्रव 15 माने हैं, वेद्य निमित्त उपद्रव 9 माने हैं और स्नेह वापस ना आने के कारण उपद्रव 8। तो इस तरह 76 होते हैं। उसमें भी 44 में नेत्र प्रणिधान 6, नेत्र के 11, बस्ती के 5, बस्ती पीड़न के 4, बस्ती द्रव्य के 11 और बस्ती सैया जो सैया होती है उसके 7 दोष माने हैं। तो इसको याद रखना और इसको अच्छे से लिख लेना। देखो सुश्रुत के जो नेत्र रोग है वो भी 76 है और बस्ती के कुल दोष है वो भी 76 है। तो ऐसे कंपैरिजन करके आप याद रख सकते हो। जो आई डिसीज है वो 76 बताया आचार्य सुश्रुत ने और बस्ती के कुल दोष भी 76 माने आचार्य सुश्रुत ने। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म त्रिफला को उसको बोलते हैं। तो कज्जली और त्रिफला के मिश्रण को सूक्ष्म त्रिफला बोलते हैं क्योंकि पारद की वजह से सूक्ष्म स्त्रोतस में भी ये त्रिफला जाके अपना एक्शन दिखाती है, इसलिए उसको सूक्ष्म त्रिफला बोला है। उसके बाद निरूबस्ती निर्माण मात्राएं कितनी होनी चाहिए, तो औसत द्रव्य क्वात 1/5 भाग होना चाहिए, वातिज विकृति में स्नेह 1/4 भाग, पेतिक विकृति में 1/6 और श्लेष्मिक विकृति में 1/8 भाग बस्ती का स्नेह होना चाहिए। टोटल बस्ती से इतना होना चाहिए। अब उसके बाद निरू बस्ती की मात्रा आचार्य चरक के अनुसार देखते हैं। तो 6 मंथ से लेके 1 साल तक की उम्र में हाफ प्रसृत बस्ती देनी है और उसके बाद 12 साल तक हाफ प्रसृत बढ़ाते जाना है। यानी जब 1 साल में 6 मंथ में अगर हाफ प्रसृत है तो 12 साल में वो 6 प्रसृत हो जाएगी। उसके बाद 12 से लेकर 18 वर्ष तक प्रतिवर्ष एक प्रसृत की वृद्धि करनी है। तो 18 वर्ष में पोते पोते 12 प्रसृत बस्ती हो जाएगी निरू बस्ती। उसके बाद 18 से लेकर 70 साल तक 12 प्रसृति रखना है। 70 साल से ऊपर 16 वर्ष वाली मात्रा लेनी यानी 10 प्रसृत लेनी है। आचार्य सुश्रुत ने 70 साल से ऊपर 8 प्रसृत बताई है। तो ये चरक की मात्रा है, सुश्रुत में इतना डिफरेंट है तो वो लिख लेना। तो ये आप अगर एक बार अच्छे से याद रख लोगे, 6 मंथ से लेके 1 साल में हाफ प्रसृत, उसके बाद हर साल हाफ प्रसृत बढ़ाना है। तो 12वें साल पे 6 प्रसृत हो जाएगी। 12 से लेके 18 साल तक में एक प्रसृत बढ़ाना है तो 12 प्रसृत हो जाएगी और 18 से लेके 70 साल तक 12 प्रसूति देना है और 70 वर्ष के ऊपर का जो भी पेशेंट आता है उसको 10 प्रसूति मात्रा देनी है यानी 16 वर्ष वाली मात्रा देनी है। तो इसको गिनना एक बार आप अपने तरीके से, तभी आपको ये याद रहेगा। उसके बाद उत्तर बस्ती का पुष्प नेत्र होता है, उसका प्रमाण क्या है, तो आचार्य चरक ने स्त्रियों में पुष्प नेत्र का प्रमाण 10 अंगुल बताया है। ये उत्तर बस्ती है। देखो जो नीरू और अनुवासन बस्ती है उसके नेत्र को बस्ती नेत्र कहा जाता है, लेकिन उत्तर बस्ती के नेत्र जो होता है उसको पुष्प नेत्र कहा जाता है। तो याद रखना क्योंकि उसमें बस्ती नेत्र और पुष्प नेत्र के प्रमाण में डिफरेंट होता है, तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो इसलिए ये क्लियर किया। स्त्री का पुष्प नेत्र 10 अंगुल लंबा होता है और पुरुष का 12 अंगुल लंबा होता है चरक के अनुसार। सुश्रुत ने स्त्री का 10 अंगुल बताया है और उसमें जो कर्णिका होती है वो 4th अंगुल पे होती है। आचार्य सुश्रुत ने पुरुष का 14 अंगुल बताया और कर्णिका मध्य में बताई है। उसके बाद बस्ती नेत्र का छिद्र आचार्य चरक के अनुसार उत्तर बस्ती नेत्र का जो छिद्र होता है वो स्त्री में मुद्ग प्रमाण का और पुरुष में सर्षप प्रमाण का होना चाहिए। उसके बाद जो नेत्र होता है स्त्री के योनि मार्ग में 4 अंगुल तक प्रवेश करवा सकते हो और मूत्र मार्ग में 2 अंगुल तक प्रवेश करवाना, क्योंकि जो फीमेल्स होती है उनका जो यूरेटर होता है वो बहुत ही यूरेथ्रा जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है कंपैरिजन टू मेल। तो मूत्र मार्ग में 2 अंगुल ही प्रवेश करवाना हो और योनि मार्ग में 4 अंगुल तक प्रवेश करवा सकते हो स्त्री में। लेकिन अगर कोई बाला है, अनमेरिड या गर्ल है, तो उसकी योनि मार्ग में उत्तर बस्ती नहीं प्रवेश करवानी, उसके मूत्र मार्ग में 1 अंगुल तक प्रवेश करवा सकते हो पुष्प नेत्र।
उसके बाद सुश्रुत ने पुरुष में 8 और पुरुष में 6 अंगुल तक उत्तर बस्ती नेत्र का प्रवेश बताया है। तो पुरुष में सुश्रुत ने 6 अंगुल बताया है और आचार्य चरक ने अलग दिया है उसका प्रवेश करने का प्रमाण। तो हाँ, आचार्य चरक ने 6 अंगुल तक, सॉरी ये अलग है, सेप की लंबाई दी, यानी जो पेनिस की लंबाई आचार्य सुश्रुत ने 4 अंगुल बताई है और आचार्य चरक ने 6 अंगुल बताई है। सुश्रुत पुरुष में 6 अंगुल उत्तर बस्ती नेत्र प्रवेश करने का विधान किया है। चरक का हम आगे देखेंगे। उत्तर बस्ती की मात्रा आचार्य चरक ने हाफ पल बताई है। सुश्रुत ने पुरुष में स्नेह 1 प्रकुंज और क्वाथ 1 प्रसृत बताया है। स्त्री में स्नेह 1 प्रसृत और क्वाथ जो होता है वो 2 प्रसृत, यानी पुरुष से डबल मात्रा स्त्री में बताई है आचार्य सुश्रुत ने। मगर स्त्री में भी अगर बस्ती शोधनार्थ क्वाथ की मात्रा लेनी है तो वो 1 प्रसृति लेनी है। 1 प्रसृत यानी 2 पल होता है, इस बात का ध्यान रखना, और 1 प्रकुंच यानी 1 पल होता है, तो उसको लिख लेना। उसके बाद तर्पण के बारे में बताया है। तो तर्पण हेतु काल बताया है आचार्य सुश्रुत ने। नेत्र तर्पण की बात है यहाँ पे। स्वस्थ में नेत्र में 500 मात्रा काल तक तर्पण कर सकते हैं। कफज व्याधि में 600 मात्रा तक, पित्तज में 800 तक और वातज में 1000 मात्रा तक, यानी 1000 मात्रा तक तर्पण कर सकते हैं। तो याद रखना, वात में 1000 मात्रा तक, पित्त में 800 मात्रा तक, कफ में 600 और स्वस्थ में 500 मात्रा तक तर्पण कर सकते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार। और आचार्य सुश्रुत और सारंगधर में थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। कफ में सुश्रुत ने 600 मात्रा बताई है, सारंगधर जी ने 500। शुक्ल, जो शुक्ल होते हैं नेत्र का जो पटल बताए, मंडल बताए, शुक्ल मंडल और ये सब, उसमें शुक्ल में 500 तक सुश्रुत ने बताया, 600 तक सारंगधर जी ने बताया। संधि में आचार्य सुश्रुत ने 300 मात्रा बताई है, जबकि सारंगधर जी ने 500 मात्रा बताई है। तो ये अधिष्ठान पेज से है, जैसे कि वर्तमगत व्याधि में 100 मात्रा तक, संधिगत व्याधि में 300 मात्रा तक, शुक्लगत व्याधि में 500 मात्रा तक, कृष्णगत व्याधि में 700 मात्रा तक, दृष्टिगत व्याधि में 800 मात्रा तक मात्रागत काल और सर्वगत व्याधि में 1000 मात्रा काल तक आप तर्पण करवा सकते हो नेत्र रोग में। तो शुक्ल और स्वस्थ में 500 मात्रा काल तक का बोला है, तो वो याद रखना। सारंगधर जी ने वो थोड़ा अलग दिया है, तो वो यहाँ पे मैंने लिखा है। उसके बाद वात में 1 दिन तक, पित्त में 3 दिन तक और प्रबल दोष में 5 दिन तक आप तर्पण करवा सकते हो। पुटपाक, उसके बाद नेत्र पुटपाक के बारे में बताया है। तो दोषानुसार वात में 3 दिन, पित्त में 2 दिन और कफ में 1 दिन। दोषानुसार यहाँ पे उन्होंने बोला है, सॉरी ये थोड़ा अलग दिया हुआ है यहाँ पे। लेखन, स्नेहन और रोपण के बारे में यहाँ ऊपर दिया है, तो इसको अभी मत देखना। अभी सिर्फ दोषानुसार पुटपाक का जो काल बताया है। तो कफज रोग में 1 दिन तक, पैथिक में 2 दिन तक और वातज रोग में 3 दिन तक। तो यहाँ पे मैंने क्रम में लिखा है और कुछ नहीं है, वात, पित्त और कफ, और यहाँ पे उल्टा दिया है इसलिए। क्रमानुसार लेखन पुटपाक 1 दिन तक करना है, स्नेहन पुटपाक 2 दिन तक करना है और रोपण पुटपाक 3 दिन तक करना है। अब लेखन किस में किया जाता है? तो कफ दोष में किया जाता है, स्नेहन पित्त में और रोपण वात में बताया है। तो आपको ट्रिक याद रखनी है, लेसर, लेसर करवाना। अब आपको पता है कि लेसर जो होती है वो आई की ट्रीटमेंट होती है नंबर निकालने के लिए। तो लेसर ये वर्ड याद रखना है, लेखन, स्नेहन और रोपण, और 1, 2 और 3 दिन तक। और आपको ये वात, पित्त और कफ ऐसे याद रखना है उल्टे क्रम में, नीचे से ऊपर की तरफ, तो आपको याद रह जाएगा। पुटपाक और शेक और आश्चर्यन तीनों में ही लेसर ही आएगा ट्रिक हमारा। लेखन होते हैं 100 मात्रा काल तक करना है, स्नेहन 200 मात्रा तक और रोपण होता है वो 300 मात्रा काल तक करना है। उसके बाद सेक पुटपाक से 2 गुना काल बताया है और 4 अंगुल ऊंचाई से सेक करना है। तो लेखन 200 मात्रा काल तक, तो इसका डबल होगा। स्नेहन 400 मात्रा काल तक और रोपण 600 मात्रा काल तक। उसके बाद आश्चोदन जो होता है, जो हम आई ड्रॉप्स डालते हैं उसको आश्चोदन बोल सकते हैं, वो 2 अंगुल ऊपर से करवाना है। लेखन आश्चोदन में 7 से 8 बूंद, स्नेहन में 10 बूंद और रोपण में 12 बूंद डालना है। उसके बाद शिरोबस्ती होता है, उसका धारण काल तर्पण से 10 गुना होता है। तो स्वस्थ में 5000 मात्रा काल तक,
कफ में 6000 मात्रा काल तक, पित्त में 8000 मात्रा काल तक और वात में 10,000 मात्रा काल तक शिरोबस्ती धारण करवानी है। उसके बाद अंजन के बारे में देखते हैं। तो जो अंजन है, गुटिका अंजन और रसांजन की मात्रा बताइए। लेखन एक हरेणु। अब देखो, अभी तक हमारी ट्रिक लेसर थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा। एस की जगह हमें प्रसादन रखना है, पी। तो भले लेसर ट्रिक याद रखो, लेकिन एस की जगह पी करना है अंजन में। प्रसादन 1.5 हरेणु यानी 1.5 हरेणु। रोपण 2 हरेणु। उसके बाद चूर्णार्जन की मात्रा, लेखन में 2 शलाका, प्रसादन में 3 शलाका और रोपण में 4 शलाका। उसके बाद अंजन पात्र बताए रस के अनुसार। तो मधुर जो अंजन होता है वो स्वर्ण पात्र में, अम्ल अंजन रजत पात्र में, लवण मेषरूंग में का जो पात्र होता है उसमें, कटु अंजन होता है वो वैदुर्य पात्र में, तिक्त अंजन काश्यम के पात्र में, कषाय अंजन अंजन होता है वो ताम्र या लोह के पात्र में, और शीत अंजन होता है उसको नलादि के पात्र में रखना चाहिए। नलादि यानी जो कमल होते हैं उसके पत्तों से बनाए हुए पात्रों में रखना चाहिए, नालादि पात्र में। उसका एक ट्रिक है, सर मेरा वीका ताना। तो इसको लिख लेना। स से स्वर्ण, आर से र से रजत, मेरा से मेषरूम, वीका वी से वैदुर्य, का से कांस्य और ताना ता से ताम्र और ना से नालादि पात्र। तो इसको याद रखना। उसके बाद अंजन शलाका का जो बताया है उसके बारे में देखते हैं। तो अंजन शलाका मल्लिका पुष्प सदृश और कलाएं परिणाम में मोटी होनी चाहिए। उसकी लंबाई 8 अंगुल बताई है। अष्टांग हृदय ने 10 अंगुल बताई है और आचार्य सुश्रुत ने उसकी 8 अंगुल बताई है। चरक और सुश्रुत दोनों ने अंजन शलाका की लंबाई 8 अंगुल ही बताई है। रोपणार्थ लोह शलाका का प्रयोग करना चाहिए, लेखनार्थ ताम्र शलाका का प्रयोग करना चाहिए और प्रसादानार्थ स्वर्ण शलाका का प्रयोग करना चाहिए। स्वर्ण और रजत दोनों का प्रयोग कर सकते हैं प्रसादनार्थ। शलाका के दोष 6 बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने। लिंगनाश वेदिनी जो शलाका होती है उसकी लंबाई भी 8 अंगुल होती है, तो वो नोट कर लेना। उसके बाद जो लिंगनाश शलाका होती है उसके भ्रमण के 5 दोष बताए। लिंगनाश के दोष 6 बताए हैं और शिलाका के दोष भी 6 बताए। आप सबको पता होगा ये लिंगनाश क्या है, तो वो कैटरेक्ट के बारे में है, जो शालाक्य में आपने फाइनल ईयर में पढ़ा होगा। उसके बाद श्रेष्ठ काल बताए, तर्पण हेतु पूर्वा व अपरा यानी सुबह और शाम तर्पण करवा सकते हो। शेक और आश्चोदन के लिए पूर्वाहन, मध्याह्न और सायाह्न तीनों काल में करवा सकते हैं। शिरोबस्ती साय काल में करने का वर्णन किया है। योग रत्नाकर ने भोजन पूर्व शिरोबस्ती का किया है और सुश्रुत ने भोजन के बाद सायकाल में शिरोबस्ती करने का बताया है। उसके बाद शुद्ध शुक्र के लक्षण, तो आचार्य चरक सुश्रुत और सारंगधर ने शुद्ध शुक्र के लक्षण में स्फटिका माना है। चरक सुश्रुत वाग्भट और सारंगधर ने मधुगंधी माना है शुक्र को, और वाग्भट जी ने तेल वर्णी माना है। उसके बाद शुद्ध आर्तव के लक्षण, आचार्य चरक ने गुंजा फल सवर्ण पद्म आलक्त संधिभव बताया है शुद्ध आर्तव को। सुश्रुत थे और सर्जरी के थे, तो आपने अगर नोटिस किया हो तो सुश्रुत ने अपने संहिता में प्राणियों की उपमा ज्यादा जगह पे दी है, जैसे कि उन्होंने शशासुर सन्निपम प्रतिमम, उसके सिवा गृध्र नाड़ी के समान, इस तरह उन्होंने प्राणियों का ज्यादा वर्णन किया है, एनिमल्स और पक्षियों का। तो यहाँ पे सुश्रुत ने शशासुर प्रतिमम यत्तु यद्वा लाक्षा रसोपम, और आचार्य चरक जी ने गुंजा फल सवर्णम इस तरह के दिए हैं, यानी कि उन्होंने द्रव्यों के बारे में ज्यादा उपमा दी है। वाग्भट जी ने शश अजा आवी इन सब के रक्त के समान बताया है शुद्धार्थव के लक्षण में। उसके बाद मानस प्रकृतियों के बारे में देखते हैं। आचार्य चरक ने सात्विक यानी शुद्ध प्रकृति 7 बताई है, राजस 6 और तामस 3। टोटल मानस प्रकृतियां कितनी है, तो 16 है, 7, 6 और 3। सुश्रुत जी ने भी वही बताया। काश्यप ने थोड़ा डिफरेंट बताया, उन्होंने सात्विक प्रकृति 8 बताई है, उसमें प्रजापत्य को एक्स्ट्रा माना है। राजस 7 बताई है, उसमें याक्ष्य राजस प्रकृति एक्स्ट्रा मानी है, बाकी तामस 3 है, उस तरह उन्होंने टोटल 18 मानी है। तो काश्यप ने 18 मानसिक प्रकृतियां मानी है। उसके बाद गर्भ की गर्भाशय में स्थिति, यानी जो फीटस होता है उसकी गर्भ में पोजीशन क्या होती है, वो गर्भासन भी उसको बोलते हैं। चरक ने बताया गर्भस्तु खलु मातृ पुष्ट अभिमुखम ऊर्ध्व शिरा संकुच्या अंग्योस्तु अंत कुक्षो। देखो, पृष्ठ अभिमुख और ऊर्ध्व शिरा, जो बेबी होता है मदर के
यूटेरस में, वो हमेशा उसका सिर ऊपर की तरफ होता है और वो ऐसे सिकुड़ा हुआ अपने दोनों हाथ और दोनों पैर सिकुड़ के ऐसे रहता है। तो पृष्ठाभिमुख, ये वर्ड याद रखना, अगर पृष्ठाभिमुख श्लोक में आया है तो वो चरक का है, और अगर आभुग्नो अभिमुख शेते ऐसा वर्ड आता है तो वो सुश्रुत का है। स योनि शीर्षा याति स्वभावत प्रसवत पति, यानी स्वभाव से ही जब प्रसव होने वाला हो तब उसका सिर जो ऊपर की तरफ होता है वो योनि मार्ग की तरफ नीचे आ जाता है। यानी जब प्रसव होने वाला होता है तो गर्भ का जो हेड होता है ऊपर की तरफ, वो ऑटोमेटिकली स्वभाव से ही योनि की तरफ आ जाता है रोटेट करके। तो ये ऊर्ध्व शीर दोनों है बताए। धात्री का लक्षण आचार्य चरक ने समान वर्ण और यौवन होनी चाहिए धात्री। सुश्रुत ने श्याम वर्णी धात्री को श्रेष्ठ बताया है। और आचार्य डलन ने टीका में बताया कि जो श्याम वर्ण की धात्री होती है उसमें प्रचुर क्षीर होता है, यानी उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्षीर का प्रमाण होता है। उसके बाद नवजात शिशुचर्या में प्रथम उपक्रम किस आचार्य ने क्या बताया, तो चरक ने प्राण प्रत्यय गमन बताया है, सुश्रुत ने उल्बा परिमार्जन बताया। लेकिन अगर संहिता में देखे तो उन्होंने उल्बा परिमार्जन ये वर्ड यूज नहीं किया, उन्होंने उल्बोपनीय वर्ड यूज किया है नवजात शिशुचर्या में प्रथम उपक्रम में। वाग्भट ने उल्ब परिमार्जन ऐसा वर्ड यूज किया है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है देखो, पीएसएम की गर्भ पर नजर, तो ये चरक ने जो नवजात शिशु परिचर्या के जो सारे उपक्रम बताए उसका ये ट्रिक है। पी से प्राण प्रत्यागमन, एस से स्नान, एम से ये जो मधु प्राशन और ये जो होता है वो सब उसकी ट्रिक है, इसको लिख लेना और वो सारे उसमें आप लिख लेना साइड में। सुश्रुत का जो ट्रिक है वो ये है, उल्लू मुख पिचका कर जाता स्नान करने, उल्लू मुख पिचका कर जाता स्नान करने, तो ये ट्रिक सुश्रुत के उपक्रम की है। वाग्भट ने ये यूपी ने एसपी से गर्भ जीता, यानी यूपी और एसपी नाम के दो स्टेट है उनके बीच में मैच हुआ और उन्होंने गर्भ जीता, यूपी ने एसपी से गर्भ जीत लिया, तो उसे उल्ब परिमार्जन इस तरह। और बाकी के सारे जो उपक्रम है उसका ये शॉर्ट फॉर्म है, तो आप एक बार देखोगे उस उपक्रम के नाम तो आपको ये ट्रिक इजीली समझ आ जाएगा। उसके बाद आहार की मात्रा के रेफरेंस दी है, आहार मात्रा पुनर्अग्निबला अपेक्षणी, ये चरक सूत्र 5th अध्याय का जो मात्रा स्थिति अध्याय उसका रेफरेंस है कि आहार की जो मात्रा है वो अग्निबल की अपेक्षा करती है, जबकि अष्टांग संग्रह सूत्र 11 चैप्टर में बताए मात्रा पुनर्अग्निबल आहार द्रव्य अपेक्षणी, यानी जो मात्रा होती है वो अग्नि के बल और आहार द्रव्य की अपेक्षा करती है, यानी अग्नि के बल और द्रव्य दोनों की अपेक्षा रखती है मात्रा, तो ये अष्टांग संग्रह का रेफरेंस है। उसके बाद मूत्र के गुण बताए, तो आचार्य चरक ने मूत्र को कफनाशक, वातानुलोमक और कर्ष पित्तम अधोभाग, पित्त को जो नीचे की तरफ ले जाते, जो ये प्राणियों के मूत्र बताए हैं उसके बारे में। उसके बाद वाग्भट ने मूत्र को पित्तवर्धक कहा है और सुश्रुत ने कफ वातज्ञ बताया है मूत्र को। यहाँ पे त्रिदोष शामक लिखा है लेकिन वो गलत है, उसको करेक्ट कर लेना। मूत्र आचार्य सुश्रुत ने कफ वातज्ञ माने हैं सारे, वाग्भट ने पित्तवर्धक माने हैं और आचार्य चरक ने कफ शामक, वात का अनुलोमन करने वाले और पित्त को अधोभाग की तरफ लेके आने वाले माने हैं मूत्र को। तो इस लेक्चर में हमने गोविंद परीख सर की नोट से 11 से लेके 15 पेज तक का नोट्स के बारे में देखा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।